हेलो फ्रेंड्स। सो स्क्रीन पे जो आप फोटो देख रहे हैं, जिनका नाम देख रहे हैं सौरभ मुखर्जी, इनको तो आप ज़रूर जानते ही होंगे। तो ये एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर है। इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की है, मार्सलेस इन्वेस्टमेंट। ये काफ़ी बुक्स भी लिख चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। और रिसेंटली अभी इनके इन्वेस्टमेंट फर्म के द्वारा एक शेयर में बाइंग की गई थी, जो कि है विजय डायग्नोस्टिक्स। सो आज हम उसी शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या हमको भी उसमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ जो है वो हमें एक फ़ायदा मिल जाता है सौरभ मुखर्जी के जो भी इनके पीएमएस में जो शेयर्स रहते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती कंपनी की फॉरेंसिक्स की, अकाउंटिंग्स की। तो जो भी कंपनी इनके पीएमएस में रहती है, इनके जो पोर्टफोलियोज़ रहते हैं कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स या लिटिल चैम्प्स, उसमें अगर कोई कंपनी पार्ट होती है तो एटलीस्ट उस हम एक तरीके से ये सेफ़ हो जाते हैं। अगर वो नई कंपनी होती है या छोटी कंपनी होती है जिसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होता, या जिसके बारे में हम खुद प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते ज़्यादा, तो ये एक श्योरिटी रहती है कि एटलीस्ट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे कुछ फ्रॉड नहीं चल रहा। तो बुक्स जो है उनकी क्लीन है। ये एक पॉजिटिव हम लेके चल सकते हैं जब सौरभ मुखर्जी द्वारा कोई भी शेयर या उनकी फर्म द्वारा कोई भी शेयर में बाइंग होती है। तो एक ये पहला पॉइंट है जो एक हमें एक तरीके से बेनिफिट मिल जाता है। बट बाकी की चीज़ें हमें देखनी चाहिए, वो हम अभी देखेंगे और फिर उसके बाद एक डिसीजन लेंगे, या जो हम डिस्कस करेंगे उसके बाद आपको थोड़ी मदद मिलेगी कि आप लोगों को भी शायद उस शेयर को बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हम आ गए हैं शेयर पे। तो शेयर का नाम है विजय डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड। तो आप ये देखेंगे तो ये अभी रिसेंटली लिस्टेड हुआ है सितंबर 21 में, और जब से लिस्ट हुआ है तब से अभी तक 25% डाउन है। तो इसमें तो कुछ इतना कुछ खास इसने रिटर्न बना के नहीं दिया अपने शेयर होल्डर्स के लिए, काफ़ी फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहा है। आइए और डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो ये आ गए हम शेयर्स की डिटेल पे। तो आप देख सकते हैं कंपनी करती क्या है। तो विजय डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड इज अ लीडिंग डायग्नोस्टिक मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडर इन साउदर्न इंडिया एंड ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस दैट इंक्लूड न्यूक्लियर मेडिसिन, radiology, laboratory, health checkups, medical services. The company provides its services across 13 cities through its 81 diagnostic center and reference laboratories. So ये बेसिकली डायग्नोस्टिक्स के बिज़नेस में है, जिसमें टेस्टिंग्स और ये सब मेडिकल चेकअप्स ये सब चीज़ें होती हैं। और ये साउथ में ज़्यादा इसका होल्ड है, साउथ साइड ऑफ इंडिया में इसके ज़्यादा सेंटर्स हैं, ज़्यादा एरिया में इसके जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं और लेबोरेटरीज़ हैं टेस्टिंग के लिए। और साउथ में ये एक लीडिंग डायग्नोस्टिक सेंटर सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये तो हो गया कंपनी के बारे में। इसी से मिलती जुलती कंपनी आपको मिल जाएगी शेयर मार्केट में, जो है डॉक्टर लाल पाथलैब, जो कि अगेन एक शेयर है जो सौरभ मुखर्जी की पीएमएस की पोर्टफोलियोज़ में भी है। अब आप इसमें देख सकते हैं मार्केट कैप काफ़ी छोटा है इस कंपनी का, 4746 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक ये स्मॉल कैप कंपनी है। ROC ROE काफ़ी अच्छा है, 25 एंड अबव है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हम मान सकते हैं इसमें। अब हम इसके सेल्स के नंबर्स चेक कर लेते हैं, फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे 2019 से इसका डेटा अवेलेबल है। तो 2019 में इसकी जो रेवेन्यू था वो था 293 और प्रॉफिट था 108, जो कि 2020 में 15% के हिसाब से इसका सेल्स बढ़ी है, 2021 में 11%, 2022 में 22%, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अराउंड सेम ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। और इसका जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा है, 37, 44 आप देखेंगे अभी। तो OPM काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट का मार्जिन। सेल्स बढ़ तो रही है बट इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे से नहीं बढ़ती हुई दिख रही है, 15%, 20% एक नॉर्मल तरीके से ही बढ़ती हुई दिख रही है। और इस कंपनी ने अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी आउट किए हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हैं, सितंबर के जो रिज़ल्ट हैं सेल्स है इसकी 121, जिसमें कि 7% इंक्रीज़ है सेल्स में, जो कि अगेन कुछ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। और OPM ठीक है 40% के हिसाब से, बट एक्चुअल में हमारा मेन चीज़ रहती है कंपनी की सेल्स। जब तक कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी परसेंटेज के हिसाब से नहीं बढ़ेगी तो तब तक हम उसको एक ग्रोइंग कंपनी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक आपकी सेल्स या इनकम नहीं बढ़ेगी तो उसमें से आपका प्रॉफिट कैसे निकलेगा ज़्यादा। आपको प्रॉफिट बढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर आपकी सेल्स नहीं बढ़ रही है तो, क्योंकि अगर सेल्स कम बढ़ रही है तो प्रॉफिट अगर आपको ज़्यादा बढ़ाना है तो उसके लिए आपको कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो अगर मैं रिज़ल्ट देखूँ पर्सनली तो कंपनी एवरेज ही लग रही है अभी तक। तो हो सकता है आगे चल के ये और अपना जो रेवेन्यू है, ये जो इनकी सेल्स है, और अच्छे तरीके से बढ़ा पाए। बट एज़ ऑफ टुडे, एज़ ऑफ नाउ, अगर मैं इसके रिज़ल्ट देख रहा हूँ, कंपनी को देख रहा हूँ, क्योंकि ऐसे में हमें सिर्फ कंपनी का नंबर्स ही देखना पड़ सकता है, क्योंकि हम इसका प्रोडक्ट कुछ इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर रहे। जैसे कि अगर आप पेंट सेक्टर में देखेंगे तो आपको दिखेगा, आप देख सकते हैं फिजिकली जाके कि ज़्यादातर क्या पेंट यूज़ होता है, कौन सी जो हार्डवेयर शॉप्स उस पर ज़्यादातर कौन सा पेंट रहता है। या आप तनिष्क जैसी जगह में आप देख सकते हैं ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तनिष्क में और स्टोर्स खुल रही नहीं खुल रही। बट
ऐसे टाइप के बिजनेस में जिसमें हमें थोड़ी विजिबिलिटी हमारे लोगों के लिए कम होती है, उसमें हम सीधा आउट एंड आउट नंबर्स पे ही जा सकते हैं, और नंबर्स में अगर हमें दिख रहा है कि कंपनी ग्रो कर रही है ज़्यादा, तभी हम उसमें जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट जो मैंने आपको बताया पहले ही, वो ये है कि एटलीस्ट यहाँ से हम श्योरिटी हो सकती है हमारी कि मैनेजमेंट स्ट्रांग है, मैनेजमेंट क्लीन है, इनकी बुक्स क्लीन है, कुछ घपलाबाजी इनकी अकाउंटिंग में नहीं होगी, तो एटलीस्ट उस कुछ 2 पैरामीटर के हिसाब से हम मान सकते हैं कि ओके कंपनी है। लेकिन बाकी जो पैरामीटर हमारे रहते हैं, अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है किसी कंपनी में, तो ग्रोथ कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हमारा या ज़्यादा अच्छे से हमारा पैसा ग्रो करेगा। तो वो वाला पैरामीटर मुझे अभी फिल होते हुए एज अ इन्वेस्टर खुद नहीं दिख रहा है। हाँ, क्योंकि अगर सौरभ मुखर्जी ने इस पर रिसर्च की, ऑब्वियसली उनको ज़्यादा नॉलेज होगी कि क्या इनके फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या नहीं है, तो इसको बिल्कुल मैं अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखूँगा। क्वार्टर और क्वार्टर में इसका ज़रूर रिजल्ट मॉनिटर करूँगा किस तरीके से, अगर ये बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, और अगर कुछ लगता है अच्छा दिखता है तो उस हिसाब से इसमें मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँगा। बट अभी के हिसाब से तो मुझे बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ, कुछ इतना कुछ स्पेशल मैं बोलूँ तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो ये तो था मेरा ओपिनियन, बाकी आप भी अपनी तरफ से रिसर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में बहुत सारे आपको दिग्गज मिलेंगे, बहुत सारे एनालिस्ट मिलेंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर मिलेंगे, आप ज़रूर उनको सुनिए, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। ब्लाइंडली अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो फिर आप उसमें ज़्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे। हो सकता है कि कभी कुछ ब्लाइंडली फॉलो करने पे आपका वो शेयर बढ़ जाए, बट उस बढ़ने से आपको वो जो इनर सेटिस्फैक्शन है वो वाली खुशी नहीं होगी। प्लस जब वो फ्लक्चुएट करेगा, शेयर नीचे जाएगा, जो कि हमेशा जाएगा ही जाएगा, कितना भी कोई भी अच्छा शेयर हो वो हमेशा गिरता ही गिरता है, कोई भी सीधी लाइन में ऊपर जाता नहीं है। तो आपके अंदर वो कन्विक्शन नहीं आएगा। अगर आप खुद से रिसर्च करके खुद की सेटिस्फैक्शन कन्विक्शन के बगैर किसी के बोलने पे कुछ शेयर खरीदोगे तो आप उस पर ज़्यादा उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, चाहे वो भले ही कितनी भी अच्छी कंपनी हो। तो अपने तरफ से रिसर्च करना, अपने पैरामीटर्स पे वो शेयर को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप उसमें डिसीजन लीजिए और उसमें फिर उसको टाइम दीजिए एक बारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद। और उसके बाद ही ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सही जाए, क्योंकि 100% ऑब्वियसली कोई सही नहीं जा सकता। तो इसीलिए हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन नाम की चीज़ है जो कि हमें लगानी है। तो शेयर मार्केट में बहुत सिस्टमैटिक वे में हमें आगे बढ़ना होता है अगर हमें अच्छे से पैसे बनाने अपनी इन्वेस्टमेंट के। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।